नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बंगाल के चुनावी समर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी जमकर गरजे। सिलसिलेवार तरीके से पीएम मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम की ये पहली रैली थी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई दिखा। इस रैली से पीएम ने बंगाल को विकास का भरोसा दिया। पीएम की रैली से कुछ देर पहले ब्रिगेड ग्राउंड में ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मिथुन ने अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को कोबरा बताया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। ममता ने दावा किया कि इस बार परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं। बंगाल में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वहां पहुंच रहे हैं। ममता की घेराबंदी के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हर महीने बंगाल का दौरा कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में करेंगे रैली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। कल कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली रैली को संबोधित किया गया। जमकर गरजे वहां की ममता सरकार पर। तो वहीं अब जानकारी यह भी मिल रही है कि 18 मार्च को भी रैली होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की, और यह रैली पुरुलिया में होगी। पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले पर उनको जमकर घेरा और कुछ दिन पहले स्कूटर चलाने की तस्वीरों के बहाने उन पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने टीएमसी को बुआ भतीजे की पार्टी बताया। मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता से हमारे साथ अरुण हैं, तो वहीं हमारे दूसरे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बड़ी बात जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रैली के दौरान कही गई, उन्होंने कहा कि टीएमसी का खेल खत्म हो चुका है और अब विकास की राह पर बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में यह भी कहा कि नंदीग्राम में ही ममता ने खुद अपनी हार तय कर ली है। ये इशारों में जो पीएम की तरफ से दावा किया गया है, तो क्या मान लिया जाए कि अब नंदीग्राम ही बंगाल का भविष्य तय करेगा, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं?
देखिए, निश्चित रूप से नंदीग्राम ही बंगाल में राजनीतिक जो भूचाल आया है भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद, उसके बाद नंदीग्राम ही सियासी तापमान तय करेगा। और इस पूरे चुनाव में आप देखिएगा सबकी नज़र नंदीग्राम पर ही होगी, क्योंकि सबसे हॉट सीट वही है। उसकी पहली वजह तो ये है कि भवानीपुर छोड़ करके ममता बनर्जी नंदीग्राम गई, और नंदीग्राम जो सीट है उस पर 35% मुस्लिम आबादी, जिसको लेकर दिलीप घोष ने भी निशाना साधा, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि स्कूटी उनकी वहीं पर गिरना है तो मैं क्या कर सकता हूं। सवाल सिर्फ ये है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, नंदीग्राम से जो ममता बनर्जी चुनाव वहां से लड़ रही हैं, तो सारे ताकत, सारे रिसोर्सेज, सारे नेता वहीं पर झोंकेगी बीजेपी। उसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी स्टार प्रचारक हैं पार्टी के लिए, और नंदीग्राम में अगर उनको रोक दिया जाए, वहीं पे कन्फाइन कर दिया जाए, नंदीग्राम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार करना पड़े, तो उसका मतलब होता है कि 294 अन्य सीटों पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगी, मेहनत नहीं कर पाएंगी। और सबसे बड़ी नेता वही हैं, तो इसलिए कोशिश ये है कि नंदीग्राम में ही उनको रोका जाए, और ये बीजेपी की रणनीति भी है। शुभेंदु अधिकारी को लाना भी इस रणनीति के तहत है। मिथुन चक्रवर्ती भी, जहाँ तक मेरी जानकारी, प्रचार करने जाएंगे, और बीजेपी के सारे बड़े नेता नंदीग्राम में जाकर के ममता बनर्जी को घेरने वाले हैं। बिल्कुल अरुण, लौटेंगे आपके पास। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जरा बताइए, क्योंकि सीबीआई के शिकंजे पर टीएमसी के कई नेता हैं, और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी और एसपी रैंक के जो अफसर हैं अंशुमान साहा, उनको कोलकाता सीबीआई दफ्तर में तलब किया गया है। उसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा, घोटाले का मुद्दा, और किस तरीके से अफसरशाही का राजनीतिकरण कर दिया गया है, ये बात लगातार हर मंच से बीजेपी के तमाम बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली के दौरान कह चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कैटल स्मगलिंग के मामले में जो डीआईजी और एसपी, उनको तलब किया गया है, कोलकाता सीबीआई ने तलब किया है। इस पूरे मामले में चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर दी गई है, लेकिन लगातार अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी मामले में विनय मिश्रा, जो कि अभिषेक बनर्जी जो कि डायमंड हार्बर से सांसद है और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको उनके काफ़ी करीबी है, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। विनय मिश्रा को गिरफ्तार करने के लिए पिछले दिनों कई जगहों पर सीबीआई ने रेड भी किया था। तो फिलहाल विनय मिश्रा इस मामले में पूरी तरीके से वो भी एक आरोपी है। तो सीबीआई लगातार इस पूरे मामले में, कैटल स्मगलिंग मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर चुकी है। हालांकि इसी पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार अभी क्यों बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, जबकि ये पहले क्यों नहीं बुलाया गया था। अब जब चुनाव सामने है, तब एक स्ट्रैटेजी के तौर पे सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है यहाँ पर बीजेपी। लेकिन जब सीबीआई के अधिकारी से ऑफ कैमरा बात होती है, तो वो कह रहा है कि उनका इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले पर जारी है, और जब उन्हें कोई सबूत मिलता है, कोई एविडेंस मिलता है, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए जो आरोपी होती हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है। और जिस तरीके से एसपी और डीआईजी को बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर सीबीआई को कुछ ना कुछ क्लू मिला होगा। उन क्लू को और खंगालने के लिए यहाँ पर एसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जी लौटेंगे अमित आपके पास। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी ने जिस तरीके से हुंकार भरी और कहा कि लोकसभा में टीएमसी हाफ हो गई थी और इस बार पूरी तरह साफ हो जाएगी। पीएम ने लोगों से बिना डरे वोट डालने की अपील की। रैली में पीएम ने बंगाल चुनाव के लिए नया नारा भी दिया है, जोर से छाप टीएमसी साफ। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। भ्रष्टाचार के आरोप पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि आखिर जनता की दीदी भतीजे की बुआ बनकर क्यों रह गई। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और जमकर घोटाले करने का आरोप लगाया। बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं।
ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की, जन समूह जो देखने को मिला, आप लगातार वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे, जिस तरीके का पूरा जन समर्थन देखने को मिला इस रैली में, और दावे के साथ, जीत के दावे के साथ जनता को भरोसे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और साथ ही मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश भी की। इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम वारों को लेकर टीएमसी की कितनी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस अपने तरीके से जवाब दे रही है। जब प्रधानमंत्री की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली हो रही थी, उसी वक्त ममता बनर्जी जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं या पेट्रोलियम पदार्थों में डीजल पेट्रोल दोनों हैं, इसके अलावा रसोई गैस की जो कीमत बढ़ रही है, पूरे देश में खासतौर से जो महिला वोट बैंक है उसको लेकर के ममता बनर्जी ने कल वहां रैली भी की, पदयात्रा भी की और ये दिखाया। वहां पर खाली सिलेंडर लेकर के महिलाएं आई थीं, खुद मंच पर सिलेंडर की तस्वीर लगी थी। यानी प्रधानमंत्री यहां से हुंकार भर रहे थे तो ममता बनर्जी भी अपने तरीके से जवाब दे रही हैं। और बीजेपी की रणनीति ये है कि ममता बनर्जी को राष्ट्रवाद पर या हिंदुत्व का मुद्दा है उस पर घेरा जाए, जिस पर वो जवाब नहीं दे पाए। उसकी वजह थी कि कल आपने अगर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में देखा होगा रैली का रंग, तो वहां पर प्रभु श्री राम की कितनी तस्वीरें, जय श्री राम के नारे और हनुमान की कितनी तस्वीरें। तो एक तरह से ये जो पूरा पोल कैंपेन अब होने वाला है बीजेपी की तरफ से, बहुत आक्रामक होने वाला है और वो हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की पिच पर होने वाला है, जहां पर ममता बनर्जी कमजोर पड़ती हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है अल्पसंख्यक वोट बैंक है और इसीलिए बीजेपी को हमला करने का पूरा मौका उनके ऊपर मिलता है। वो चूंकि कहती है अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो कर एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस रोड शो के बहाने ममता की कोशिश बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाना और सरकार को घेरना था। ममता बनर्जी ने रोड शो उस वक्त किया जब पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सिलीगुड़ी में रोड शो के दौरान राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया। वल्लभ भाई पटेल उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। तो ये ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, ममता बनर्जी जिन्होंने सिलीगुड़ी में निशाना साधा और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार पर मदद नहीं देने का आरोप भी लगाया और यह दावा किया कि कोरोना संकट के दौरान वो बंगाल की जनता के साथ थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोविड में इतना लोग मरा, इतना बड़ी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता जाके राउंड बढ़ा के हम बाजार में घूमा, रास्ता में घूमा, हॉस्पिटल में घूमा। कहा थे आप? और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सिंघू बॉर्डर पर फायरिंग, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सिंघू बॉर्डर पर फायरिंग, किसान आंदोलन में फायरिंग से जुड़ी है बड़ी खबर। बड़ी खबर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से, जहां किसान आंदोलन के दौरान फायरिंग हुई है। खबर है कि कल देर रात एक गाड़ी से 4 लोग अचानक आंदोलन वाली जगह पर पहुंचे और 3 राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। किसानों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो किसान आंदोलन में हुई है फायरिंग,
किसान आंदोलन के दौरान ये फायरिंग हुई है कल देर रात का ये मामला, जब एक गाड़ी से 4 लोग उतरे, अचानक से आंदोलन वाली जगह पर पहुंचे और 3 राउंड फायरिंग की। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किस वक्त ये फायरिंग हुई, क्या जानकारी दीपक? देखिए, बीती रात लगभग 9 से 10 के बीच में ये घटनाक्रम बताया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को जांच करे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने जो है जो सोनीपत का कोंडली इलाका है उस साइड में ये फायरिंग हुई है, क्योंकि दिल्ली के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। और ये बताया जा रहा है कि मामले में जांच की जा रही है। 4 के आसपास लोग थे और उन्होंने पहले वहां पर लंगर खाया और उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसी बातें हुई कि उन्होंने वहां पर एकदम से पिस्तौल निकाली और हवाई फायरिंग की है। हालांकि कोई इस गोली में घायल नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफी देर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये उसी गाड़ी में सवार होकर जिसमें आए थे उसी में वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि आसपास से कुछ खोखे बरामद किए गए हैं फायरिंग के बाद, और उसी की तर्ज पर जो आसपास के लोग थे जिन्होंने देखा था उनसे बयान लिए जा रहे हैं और उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि किसानों के बीच में ये कौन लोग आए थे और क्या इनका मकसद था, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि पंजाब नंबर की गाड़ी से ये लोग आए थे। तो ये सभी मामले की जांच में इन सभी चीजों की जांच की जा रही है। जी दीपक, नजर आप लगातार बना के रखिएगा। तो ये सिंगू बॉर्डर पर फायरिंग की जानकारी, फायरिंग 4 लोगों की तरफ से की गई। अब इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है। बंगाल की चुनावी जंग में अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए एक गाना भी लॉन्च किया है। बीजेपी ने इस गाने को ट्वीट किया है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से होती है, जिसमें प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि ममता दीदी इतना गुस्सा क्यों। একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। दीदी कितना गुस्सा क्यों, राग केनो दीदी, कोथाय कोथाय गाल दो, ये तो राग केनो दीदी। দিদি ও দিদি, রাগ না করে কাজে মন্দির, বদলা নয় বদল এসেছে। দিদি গুসা কিউ, আবার বদলের সময় এসেছে। দিদি গুসা কিউ, কাটমানি আর সারদা কাণ্ডে রাগ কেন দিদি, নতুন দিনের অপেক্ষাতে আরে রাগ কেন দিদি, নীল সাদাতে রাগ দিয়ে দিলে কলকাতা। Continue. अब रुक जाइए प्लीज। Please go to your seat. Please go to your seat. Ask your members to go to your seat. I have given an opportunity to all of you. ये तो लोकतंत्र का मजाक नहीं करना। This is not the way. This is not the way. This is not the way. I don't want to take any drastic action on the first day. The House is adjourned to meet at 11 o'clock. तो ये राज्यसभा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा। और आपको ये भी बता दें, मल्लिकार्जुन की जो शून्यकाल निलंबित करने की मांग है, उसको लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। आज दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है बजट सत्र की, और इस सब के बीच विपक्ष की रणनीति थी कि किस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर हंगामा किया जाए। और इसी वजह से जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, राज्यसभा में सदन शुरू हुआ, विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ। इस सब के बीच तेल के बड़े दाम पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है राज्यसभा। तो राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे हंगामे के बीच तेल के बड़े दामों पर राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। और अब 11 बजे तक फिलहाल सदन को स्थगित कर दिया गया है। तो विपक्ष की नारेबाजी के बीच सदन को स्थगित किया गया है। आपको बता दें, 9 बजे से 2 बजे तक राज्यसभा का वक्त सेशन का, तो वहीं लोकसभा का 4 से 10। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में तेल के बड़े दामों पर जमकर हंगामा किया गया और इस बीच सदन की कार्रवाई को फिलहाल 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ब्रिगेड परेड मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली के बाद बंगाल की सियासत अब उस दौर में जा पहुंची है जहां सत्ता की जंग और ज्यादा तल्ख तेवरों में तब्दील होने वाली है। क्योंकि रविवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोगों ने जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा। और यही वजह है कि इस रैली के दम पर जहां बीजेपी एक बार फिर परिवर्तन का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी खेमे में मोदी की इस रैली से हड़कंप है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। चाकरी, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा। ब्रिगेड ग्राउंड पर जन सैलाब। मेगा रैली में लाखों की भीड़। बीजेपी का मिशन 200 प्लस। बंगाल में परिवर्तन का पहला ट्रेलर। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। बंगाल की सियासत में ब्रिगेड मैदान से आई इन तस्वीरों ने एक नया इतिहास लिख दिया है। ब्रिगेड मैदान का चप्पा चप्पा उस रैली के रंग में रंगा है जिसे बंगाल के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है। नजर जिधर जाएगी उधर परिवर्तन के नारों की गूंज। ये पहली बार है जब बंगाल इतनी बड़ी रैली का साक्षी बना है। खुद पीएम मोदी ने जब मंच संभाला तो ब्रिगेड ग्राउंड में उमड़े इस अपार जन समूह का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जन समूह का हमें आशीर्वाद मिला हो, ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का ये ऐसा ट्रेलर था जिसने बंगाल में बीजेपी के विरोधियों की नींद उड़ा दी है। खासकर सत्ताधारी टीएमसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से तिलमिला उठी है जिसने बंगाल में ममता सरकार की कलाई खोल कर रख दी है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 2400 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की
नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिगेड ग्राउंड की इस रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। ये भीड़ मैदान की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। कैमरे का रुख जिधर हो रहा था, उधर बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। लिहाजा पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सियासी हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो ये जनसागर मौजूद है, वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। इस दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी समेत उस तीसरे मोर्चे पर निशाना साधा जो येन केन प्रकारेण बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए बनाया गया है। साथ ही पीएम मोदी ने दावा किया कि भले ही विरोधी कितने ही गुट क्यों न तैयार कर लें, लेकिन बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि उसे बंगाल की सत्ता में किसे लाना है और किसे बंगाल की सत्ता से बेदखल करना है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम, अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाली बीजेपी के लिए ये मेगा रैली किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि पार्टी ने जैसी उम्मीद जताई थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ ब्रिगेड मैदान पर दिखाई दी। ये भीड़ जहां बीजेपी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी थी, वहीं मोदी विरोधियों के लिए ये भीड़ किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन, आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मिथुन ने टीएमसी में जाने के फैसले को खराब फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए
लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। आइए सुनवाते हैं मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। मिथुन से जब बीजेपी कैंडिडेट बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी देगी वो करेंगे और पार्टी के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। In real life, is there a chance of seeing Chief Minister Fatakishto? I'm a man of protocol. I believe in protocols. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't answer. BJP, why BJP? Yes. You can say good or bad for the party, that's your choice. But I myself feel constantly, when you do something again and again and with a good heart and intention to do good, I find myself there. At least this party is trying to do something for the poor. How soon can we see you in the campaign? In the next few days? I think Sir told me start on 12th. Okay, so from 12th of March. Yeah, he said that is the Dandi March day. I want you to start that day. ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी 2011 में। वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था। अब वो टीएमसी में शामिल होने के फैसले को अपनी गलती बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। My decision was a mistake. Right. I did not say Trinamool was No, your decision to be with the Trinamool. My decision, I thought something and I thought it may, but then I found it may not. That doesn't mean I am pointing a finger at anybody. मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी का क्या रिएक्शन है वो आपको बता दें। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती को अब टीएमसी ने नक्सली बताया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय के मुताबिक मिथुन ने ईडी के डर से बीजेपी का हाथ थामा है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. वहीं मंच से खुद को कोबरा कहने वाले मिथुन के कोबरा कनेक्शन पर अब विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। सांप डसने से कभी कमल नहीं बना करता, सांप डसने से आदमी मर जाता है। पहले टीएमसी के अंदर थे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे। पार्लियामेंट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? आप तो कहते थे मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हाँ, आपकी इतनी बात सच हो सकती है, आप सांप हो सकते हैं। डसने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं आप किस किस के जिस्मों पर अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए देश की राजनीति में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं, लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान,
कैसे हो आप? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपको फिर से आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब सान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फ्लूट में वेस्टर्न टाइप की कुछ चीजें बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द वेरी